स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज की इस वीडियो क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं केमिकल बॉन्डिंग यानी रासायनिक बंधन के बारे में। रासायनिक बंधन क्या है, ये कितने प्रकार के होते हैं, और ये जानने से पहले हम लोग पढ़ लेते हैं थोड़ा सा कुछ बेसिक जानकारी है कि छोटी छोटी क्लासों में हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि तत्व किसे कहते हैं, यौगिक किसे कहते हैं, अणु किसे कहते हैं, परमाणु किसे कहते हैं। तो वह जानने से पहले कुछ यहाँ बेसिक जानकारी है, उससे हम समझ लेते हैं। जैसे यहाँ कह रहा है, जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, ये सारे तत्व हैं। यानी जो तत्व होते हैं वह दो अवस्थाएं में पाए जाते हैं। तत्व किसे कहते हैं उसे पहले जान लेते हैं। तत्व यानी एलिमेंट, तत्व का मीन्स होता है एलिमेंट। और कह रहा है कि समान प्रकार के परमाणुओं से बने हुए पदार्थ को तत्व कहते हैं। कहा गया कि तत्व किसे कहते हैं, तो कह रहा है कि समान प्रकार के परमाणुओं से बने हुए पदार्थ को हम लोग तत्व कहते हैं। और ये तत्व दो अवस्थाएं में पाई जाती है, एक स्वतंत्र अवस्था में और दूसरा संयुक्त अवस्था में। जैसे ये स्वतंत्र अवस्था में है, यही संयुक्त अवस्था में H2O2 N2 फास्फोरस जो है P4 के रूप में रहता है और सल्फर S2S8 के रूप में रहता है। अब यहाँ पे ये कह रहा है कि ये जो है तत्व है, क्या है, तत्व है। और ये तत्वों के बीच में यहाँ पे आया है परमाणु, यानी जो बिल्कुल स्वतंत्र रहता है वही परमाणु कहलाता है। और परमाणु का मीन्स होता है एटम। क्या होता है, एटम। परमाणु किसे कहते हैं, एटम क्या है, एटम जो है दो शब्दों से मिलकर बना है। जैसे कहता है कि ए प्लस टर्म, ए का मीन्स होता है कैन नॉट और टर्म का मीन्स होता है कट, यानी जिसे काटा नहीं जा सकता है। यानी हम कह सकते हैं, यानी जिसे हम काट नहीं सकते हैं, यानी जिसे और खंडित ना किया जाए वे परमाणु कहलाते हैं। परमाणु कहलाते जो हैं वहां पे लिखा, यहाँ पे लिखा हुआ है कि जिसे हम लोग काट नहीं सकते हैं, यानी जिसे और खंडित नहीं कर सकते हैं, वही परमाणु कहलाता है। और ये परमाणु जो है बिल्कुल स्वतंत्र अवस्था में है। और ये कह रहा है कि परमाणु जो है, इन्हीं परमाणुओं के निश्चित अनुपात में, यही परमाणुओं के निश्चित अनुपात से किसी यौगिक का निर्माण होता है। जैसे ये यहाँ पे मानो H2O, यहाँ पे लिख देते हैं CH4, C2H6, N2O या CO2, ये जितने सारे हैं ये सब के सब यौगिक कहलाते हैं। यौगिक यानी कंपाउंड, यौगिक यानी क्या होता है, कंपाउंड। अब यौगिक यानी कंपाउंड किसे कहते हैं उसे हम लोग समझ लेते हैं। यौगिक यानी वहां दिया है यौगिक यानी कंपाउंड, दो या दो से अधिक, मैंने कहा दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक तत्वों के परमाणु, तत्वों के परमाणु, ये तत्व के जो परमाणु होता है, दो या दो से अधिक तत्वों के परमाणुओं के निश्चित अनुपात में, परमाणुओं के निश्चित अनुपात में बने पदार्थ को
यौगिक कहते हैं, यौगिक कहते हैं। यहाँ तक क्लियर हुआ कि यौगिक किसे कहते हैं, तत्व किसे कहते हैं, परमाणु किसे कहते हैं। लेकिन कहता है कि ये दोनों जो हैं वह अणु के रूप में भी मौजूद रहते हैं, या अणु यानी मोलेक्यूल्स, अणु यानी मोलेक्यूल्स। अब यहाँ एक बात आती है कि अणु किसे कहते हैं, आखिर ये अणु क्या है, चलिए उसे भी समझते हैं अणु क्या है। तो अणु को हम लोग इस तरह से कुछ डिफाइन करेंगे, अणु यानी मोलेक्यूल्स। अणु यानी क्या कहता है, मोलेक्यूल्स, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक परमाणु, मैंने कहा दो या दो से अधिक परमाणुओं के संयोग से बने हुए पदार्थ अणु कहलाते हैं, अणु कहलाते हैं। मैंने कहा कि दो या दो से अधिक परमाणुओं से बने हुए जो पदार्थ होते हैं अणु कहलाते हैं। और ये अणु दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक कहलाता है तात्विक अणु और एक कहलाता है यौगिक अणु। एक कहलाता है तात्विक अणु, एक कहलाता है यौगिक अणु। तात्विक अणु किसे कहते हैं, तो कह रहा है कि सदृश्य, सदृश्य यानी समान, सदृश्य यानी समान, समान परमाणुओं से बना हुआ जो पदार्थ होता है, जो अणु होता है, उसे हम लोग तात्विक अणु कहते हैं। जैसे H2 यानी ये समान परमाणु से बना हुआ है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन से बना है, इसे हम लोग सदृश्य या सदृश्य परमाणु से बना है, इसलिए हम लोग तात्विक अणु कहेंगे। ये यौगिक जो होता है अदृश्य, अदृश्य का मीन्स होता है, अदृश्य का मीन्स होता है असमान, यानी ये समान परमाणुओं से नहीं मिलकर बना होता है। जैसे यहाँ पे NaCl, ये भी अणु है, लेकिन ये जो होता है ये सम्मुख यानी एक जैसा नहीं होता है, ये अलग अलग परमाणु होते हैं और ये अलग अलग परमाणु एक निश्चित अनुपात में मिलते हैं, जिसे हम लोग यौगिक कहते हैं। ठीक है, अब इसके आगे हम लोग जानेंगे कि ये कहता है कि रासायनिक बंधन, केमिकल बॉन्ड, रासायनिक बंधन यानी केमिकल बॉन्ड क्या है, तो कह रहा है कि किसी अणु में उनके परमाणुओं के बीच लगने वाला जो आकर्षण बल है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, रासायनिक बंधन कहते हैं। मैंने कहा कि किसी अणु में उनके परमाणुओं के मध्य लगने वाला जो आकर्षण बल होता है उसी को हम लोग रासायनिक बंध कहते हैं। जैसे यहाँ पे बात करेंगे, जैसे NaCl है, तो इस NaCl जो बना है, ये Na और Cl के मध्य कोई ना कोई आकर्षण बल कार्य कर रहा है, उस आकर्षण बल को ही रासायनिक बंधन कहते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे H2O है, तो कह रहा है कि HO और H के बीच कहीं ना कहीं आकर्षण बल कार्य कर रहा है, तो इस आकर्षण बल, ये दोनों आकर्षण बल है, यानी कोई अणु में परमाणुओं के बीच आकर्षण बल कार्य करता है, उस आकर्षण बल को ही हम लोग रासायनिक बंधन कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी अणु, मैंने कहा किसी अणुओं में परमाणुओं के मध्य लगने वाले आकर्षण बल को रासायनिक बंधन कहते हैं। यानी कह रहा है कि किसी प्रकार का अणु होना चाहिए। जैसे यहाँ हमने कहा कि H2O एक अणु है,
इस अणु में जो परमाणु है, तो इस अणु में एक हाइड्रोजन है और सॉरी इस अणु में 2 हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है। इन दोनों के बीच आकर्षण बल लगता है, ये इसके तरफ और ये इसके तरफ, ये आकर्षण बल कार्य कर रहा है। तो इस दोनों के बीच लगने वाले ये आकर्षण बल को हम लोग रासायनिक बंधन कहते हैं। जैसे यहाँ पे NaCl की बात करें तो ये जो अणु है इसमें भी 2 प्रकार के परमाणु हैं, एक Na है यानी सोडियम और एक Cl है। इन दोनों के बीच आकर्षण बल कार्य कर रहा है। तो 2 परमाणुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल को रासायनिक बंधन कहते हैं। इसके आगे रासायनिक बंधन के आगे थोड़ा सा और बेसिक जानकारी हम लोग प्राप्त करते हैं। तो हम लोग जानने वाले हैं नेक्स्ट संयोजी कोष, यानी किसी तत्व के बाह्यतम कोष को, कोई भी तत्व है किसी तत्व के बाह्यतम कोष को संयोजी कोष कहा जाता है। मैंने कहा किसी तत्व के बाह्यतम कोष को संयोजी कोष कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे देखेंगे हम लोग, जैसे सोडियम एक प्रकार का परमाणु है जिसका एटॉमिक नंबर 11 होता है। हम लोग इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो 2 8 और 1 यानी 281 आता है। तो कह रहा कि इसके बाह्यतम कोष में, जैसे हम लोग ये पहले इसको न्यूक्लियस बनाते हैं, तो न्यूक्लियस बनाते हैं तो ये हो गया इसका पहला ऑर्बिट, दूसरा ऑर्बिट और ये तीसरा ऑर्बिट। तो ये कहता है कि 1 2 3 ऑर्बिट है। तो कह रहा कि पहले में 2 यानी 1 और 1 कितना 2, दूसरा में कितना है 8, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तीसरा में कितना है 1। तो कह रहा है कि किसी तत्व के बाह्यतम कोष, ये बाह्यतम कोष, किसी तत्व के बाह्यतम कोष को ही संयोजी कोष कहा जाता है। यानी सोडियम का जो बाह्यतम कोष है ये 1 है, यानी ये जो ऑर्बिट है, ये ऑर्बिट में पहले जो आता है KL तब M, तो हम लोग इसको KL इसको M से डिनोट करते हैं, तो इसका M ऑर्बिट है। तो कह रहा है कि किसी तत्व के बाह्यतम कोष को संयोजी कोष कहते हैं। इसी के आधार पे संयोजी इलेक्ट्रॉन्स होता है। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन को हम लोग डिफाइन इसी में कर सकते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन को कहते हैं कि जब किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया जाता है, उसके बाह्यतम कोष में जो इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं उसी को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। जैसे यहाँ पे सोडियम है, सोडियम के बाह्यतम कक्ष में 1 इलेक्ट्रॉन है, यही इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन होगा। उसी तरह से मैंने यहाँ पे मैग्नीशियम की बात करें तो मैग्नीशियम का 12 होता है, 2 8 और क्या 2, इसके बाह्यतम कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन 2 होगा। यानी संयोजी इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं कि किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर उसके बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को संयोजी
इलेक्ट्रॉन कहते हैं। कहता है कि किसी तत्व का जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो उसके बाह्यतम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन मौजूद रहता है उस इलेक्ट्रॉन को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे समझेंगे, यहाँ पे जैसे एल्युमिनियम परमाणु संख्या 13, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक 2 8 और 1 सॉरी 2 8 और क्या हो जाएगा 3। तो इसके बाह्यतम कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, इसलिए इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होगा 3 होगा। उसी तरह से यहाँ पे नाइट्रोजन का 7 होता है 2 और 5, तो इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होगा 5 होगा। इसी तरह से ऑक्सीजन 8 होता है 2 और क्या 6 होगा, इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन 6 होगा। यानी किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं, उसके बाह्यतम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन पाया जाता है उस इलेक्ट्रॉन को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। अब इसके बाद आता है संयोजी इलेक्ट्रॉन के बाद संयोजकता। संयोजकता कैसे निकालते हैं, लेकिन उससे पहले संयोजी इलेक्ट्रॉन हो गया तो कोर इलेक्ट्रॉन भी जान लेते हैं। कोर इलेक्ट्रॉन क्या होता है? कोर इलेक्ट्रॉन कह रहा है, कोर इलेक्ट्रॉन को हम लोग परिभाषित इस तरह से कर सकते हैं कि जब किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो बाह्यतम कक्षा को छोड़ करके, या सिर्फ बाह्यतम कक्षा वाला है, बाह्यतम कक्षा रहेगा तो संयोजी इलेक्ट्रॉन, अब बाह्यतम कक्षा को छोड़ करके जो इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं उसे हम लोग कोर इलेक्ट्रॉन कहते हैं। इसको डिफाइन करेंगे कि किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया जाता है तो उसके बाह्यतम कोश को छोड़ जितने इलेक्ट्रॉन मौजूद रहते हैं उसे कोर इलेक्ट्रॉन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम समझेंगे, जैसे यहाँ पे सोडियम 11, मैग्नीशियम 12, एल्युमिनियम 13, तो इसको हम लोग तोड़ते हैं मैजिक नंबर के सहारे। तो यहाँ पे 2 8 1 2 8 2 2 8 और क्या 3। तो यहाँ पे कहता है कि बाह्यतम कक्षा को छोड़ करके जो इलेक्ट्रॉन पाया जाता है वही कहलाता है कोर इलेक्ट्रॉन। यानी किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं, उसके बाह्यतम कक्ष को छोड़ करके जो इलेक्ट्रॉन पाया जाता है उसे हम लोग कोर इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे संयोजकता क्या है। इसके बाद टाइप हैं संयोजकता। संयोजकता यानी वैलेंसी, यानी किसी तत्व के अंदर संयोग करने की जो शक्ति होती है वही संयोजकता कहलाती है। या हम कह सकते हैं कि नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑफ वैलेंसी। किसी एलिमेंट्स के अंदर यानी किसी तत्व के अंदर जो अनपेयर इलेक्ट्रॉन होता है वही उसका वैलेंसी होता है। जैसे संयोजकता कहते हैं कि नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन, यानी अर्धपूरित कक्षकों की जो संख्याएं होती हैं वही उसका संयोजकता कहलाती है। जैसे हम लोग एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं कि जैसे सोडियम है, सोडियम का 11 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं 1s2 2s2 2p6 3s1, यानी इसका बाह्यतम कक्ष जो है
इसके बाह्यतम कक्ष के जो इलेक्ट्रॉन है वह अर्धपूरित है, यानी जो है एस। तो हम लोग जानते हैं कि ब्लॉक जो होता है, ब्लॉक वह 4 तरह का होता है। एक होता है एस ब्लॉक, एक होता है पी ब्लॉक, एक डी ब्लॉक और एक एफ ब्लॉक। एस ब्लॉक जो होता है उसे हम लोग प्ररूपी तत्व कहते हैं, और पी ब्लॉक को प्रतिनिधि तत्व कहते हैं, डी ब्लॉक को संक्रमण तत्व कहते हैं, और एफ ब्लॉक को अंतः संक्रमण तत्व कहते हैं। इसमें कह रहा है कि एस ब्लॉक जो होता है, एस ब्लॉक, ये एस ब्लॉक को हमने कहा प्ररूपी तत्व कहते हैं, प्ररूपी तत्व। और ये आवर्त सारणी में वर्ग संख्या पहला और दूसरा होता है। यानी एस ब्लॉक के जो होता है पहला और दूसरा होता है, और उसे हम लोग प्ररूपी तत्व के नाम से जानते हैं। और इसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? 2। यानी कहता है कि अधिकतम इलेक्ट्रॉन की जो संख्या होती है वह कितनी होती है? 2 होती है। इसके बाद पी ब्लॉक की बात करें तो पी ब्लॉक जो होता है उसे हम लोग प्रतिनिधि तत्व के नाम से जानते हैं। और ये पी ब्लॉक जो होता है वर्ग संख्या 13 से लेकर के 18 तक होता है। वर्ग संख्या 13 से लेकर के 18 तक के जितने तत्व होते हैं वह पी ब्लॉक के तत्व होते हैं, और इसे प्रतिनिधि तत्व के नाम से जाना जाता है। डी ब्लॉक की बात करते हैं तो डी ब्लॉक जो होता है वह संक्रमण तत्व होता है, संक्रमण तत्व। और संक्रमण तत्व जो होता है वह वर्ग संख्या 3 से लेकर के 12 तक होता है। वर्ग संख्या 3 से लेकर के 12 तक के जो तत्व होते हैं उसे संक्रमण तत्व कहते हैं। इसके बाद एफ ब्लॉक होता है, एफ ब्लॉक उसको कहते हैं अंतः संक्रमण तत्व। और ये आवर्त सारणी के नीचे की तरफ एक 2 बॉक्स बना रहता है जो एक्टिनाइड और लैंथेनाइड सीरीज होता है, उसको हम लोग एफ ब्लॉक के तत्व कहते हैं। तो कहता है कि संयोजकता, नंबर ऑफ ऑन पेयर इलेक्ट्रॉन, यानी इसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 होती है, इसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6 होती है, इसमें जो होता है 10 होता है, और इसमें जो होता है 14 होता है, यानी 14 होता है। हालांकि इससे कम इलेक्ट्रॉन्स मौजूद रहते हैं, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन्स होता है यह अपने बाह्यतम कक्ष में जो इलेक्ट्रॉन रखते हैं वो बाह्यतम कक्ष के इलेक्ट्रॉन को खो करके, यानी दान करके या ग्रहण करके अपने से नजदीक निष्क्रिय गैस में शामिल होना चाहते हैं, गेन करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स गेन करते हैं या ट्रांसफर करते हैं, और अपने से नजदीक यानी पास वाले ये नोबेल गैस जो होते हैं, जिसको हम लोग जीरो गैस, जीरो ग्रुप कहते हैं, या हम उसको कहते हैं अक्रिय गैस, निष्क्रिय गैस, नोबेल गैस, इनर्ट गैस, वो अपने से अस्थाई यानी नोबेल गैस को प्राप्त करना चाहते हैं। तो यही जो अर्धपूरित कक्षकों की संख्या होती है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, वही उसकी संयोजकता कहलाती है। हम जानने वाले हैं किसी तत्व क्या वैलेंसी यानी संयोजकता कैसे ज्ञात करते हैं। बहुत ही आसान है। जैसे मान लीजिए कह रहा है कि संयोजकता ज्ञात करना है किसी तत्व का, तो 2 रूल्स हम लोग फॉलो करेंगे। पहला रूल्स कहता है कि सबसे पहले संक्षिप्त इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे, संक्षिप्त इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे। ठीक है, संक्षिप्त इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है ये 2, 8, 18, 32 और 50 मैजिक नंबर के आधार पे करेंगे। मैजिक नंबर यानी हम लोग जादुई संख्या जिसको कहते हैं, मैजिक नंबर के आधार पे हम लोग संक्षिप्त इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर लेंगे किसी भी तत्व का। इसके बाद दूसरा कहता है कि अगर बाह्यतम कक्ष में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स बचते हैं तो उनकी
संयोजकता ज्यों का त्यों होगी। कहता है कि सबसे पहले हम लोग संक्षिप्त इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर लेंगे जो जादुई संख्या है, मैजिक नंबर है। इसके बाद कहता है कि जादुई संख्या से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर अगर उसके बाह्यतम कक्ष में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन बचते हैं तो उसकी संयोजकता ज्यों की त्यों होती है। इसके बाद तीसरा रूल्स कहता है कि अगर बाह्यतम कक्ष में 5, 6 या 7 इलेक्ट्रॉन बचते हैं तो उन्हें 8 में से घटाकर जितना आता है वही उसका संयोजकता होता है। कह रहा है कि अगर बाह्यतम कक्ष में 5, 6 या 7 इलेक्ट्रॉन बचते हैं तो हम उसको 8 में से ऑक्टेन रूल के सहारे 8 में से घटाकर जितना भी अंक आता है वही उसका संयोजकता होता है। जैसे हम लोग यहाँ पे समझेंगे एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे यहाँ पे सोडियम, मैग्नीशियम, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन है ना, यहाँ पे नाइट्रोजन हो गया, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे हम लिख सकते हैं तो सोडियम, मैग्नीशियम, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, यहाँ पे लिख सकते हैं बेरिलियम, या बहुत सा जितने सारे तत्व हैं सबको हम लोग लिख सकते हैं। तो सोडियम का परमाणु संख्या 11 होता है, मैग्नीशियम का 12 होता है, ऑक्सीजन का 8, नाइट्रोजन का 7 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे सोडियम का 2, 8 और 1 हुआ ना, और इसका 2, 8, 2, इसका 2 और 6, इसका 2 और 5, इस तरह से इसका भी कर लेंगे। तो इसके बाह्यतम कक्ष में 1 इलेक्ट्रॉन है, इसके बाह्यतम कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन है, इसके बाह्यतम कक्ष में 6 इलेक्ट्रॉन है, इसके बाह्यतम कक्ष में 5 इलेक्ट्रॉन है। तो कहता है कि अगर किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं और बाह्यतम कक्ष में 1 या 2 इलेक्ट्रॉन बचता है तो उसकी संयोजकता ज्यों की त्यों होती है। यानी सोडियम की संयोजकता जो होगी 1 ही होगी। ठीक है, उसी तरह से मैग्नीशियम की जो संयोजकता होगी वह 2 ही होगी, और जबकि ये ऑक्सीजन जो है उसकी संयोजकता 6 नहीं होगी, क्योंकि कह रहा है कि अगर बाह्यतम कक्ष में 5, 6 या 7 इलेक्ट्रॉन बचे तो उसे 8 में से घटाते हैं, यानी 8 माइनस 6 तो कितना आएगा 2, तो इसकी संयोजकता कितनी होगी 2 होगी। इसी तरह से ये बाह्यतम कक्ष में 5 है तो इसको हम लोग 8 माइनस 5 करेंगे तो जितना आएगा 3 आएगा, तो इसकी संयोजकता कितनी होगी 3। यानी हम कह सकते हैं कि अगर किसी तत्व के बाह्यतम कक्ष में 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन बचता है तो उसकी वैलेंसी ज्यों की त्यों होती है, और 5, 6, 7 बचने पर उससे ऑक्टेन रूल के सहारे 8 में से घटाते हैं और जितना आता है उसकी संयोजकता वे होती है। इसके बाद कहता है कि इसकी और एक विशेष जानकारी है कि अगर बाह्यतम कक्ष में 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन बचता है तो वे सारे के सारे धातुएं होती हैं, और 5, 6 और 7 जो बचता है वे सब के सब क्या कहलाती हैं अधातुएं होती हैं। और जिसके बाह्यतम कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन मौजूद रहते हैं वह पूरी तरह से अष्टक उसका जो है भरा रहता है, और वह नोबेल गैस होता है यानी निष्क्रिय गैस होता है, और वह किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है। तो इसके आगे हम लोग कल टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्डिंग के बारे में पढ़ेंगे।